अनसॉल्व्ड 2025 क्लास 12th का हम लोग कर रहे थे। इसमें सेट 6 का एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट आज हम शुरू करेंगे। और पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन 3 के खा पार्ट तक कर लिया था। आज स्टार्ट होगा तीसरे के गा पार्ट से। तीसरे का गा पार्ट क्या है? ये चैप्टर 10 वेक्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण दिए गए हैं। 2 नंबर का प्रश्न है ये। वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण दिए गए। परिमाण को हम लोग किससे लिखते हैं बेटा? मॉड से। यानी वेक्टर ए का परिमाण माने मॉड ऑफ वेक्टर ए √3, वेक्टर बी का परिमाण यानी मॉड जो है वो 4 है। आगे कह रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 6 है, तो कह रहे हैं इनके बीच का कोण ज्ञात करो। बेटा कोण जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला आप ये लगाओ a डॉट बी। जैसे पहले a डॉट बी का मान लिख लो, कितना है? 6। अब इसका फॉर्मूला होता है एक, a डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है? a डॉट बी का फॉर्मूला होता है, a डॉट बी का फॉर्मूला होता है, a डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा इज इक्वल टू 6। Mod of vector A is √3, mod of vector B is 4 and cos theta equals to 6. Cos theta is equal to 6 upon 4 √3। तो 4 √3 अपॉन में जाएगा, काटेंगे इसे 2 दूना 4, 2 3 6। ये ऊपर जो 3 है, इस 3 को डबल रूट कर दो, √3 हम जानते हैं √3 की गुणा करें तो 3 हो जाता है, अपॉन 2 √3 कैंसिल। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और cos में √3/2 मान किसका होता है? 30 का होता है। cos 30 √3/2। तो cos दोनों तरफ से हटा दीजिए तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। आंसर शीट में जाके इसका आंसर हम लोग चेक करेंगे। तीसरे का गा पार्ट, तीसरे का गा ऑप्शन, इन्होंने आंसर दिया है π/6। π/6 का मतलब यही होता है बेटा 30 डिग्री। इसको π/6 भी आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का घा, तीसरे का आखिरी पार्ट है ये। ए और बी 2 मैट्रिक्स दिए और हमें ये कहा गया कि प्रूव करो कि ए डैश का डैश इंटू बी, ये निकालना है। वैसे आपको बताएं, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि ए डैश का डैश ए होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और चाहो तो ए का 2 बार डैश करके देख लो, यही आ जाएगा। चलिए कहिए तो करके दिखा देते हैं। ए डैश मान लो आपने किया, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है वैसे भी कर दो। फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम 3 √3 2 4 2 0 4 2 0। आपने इसका डैश किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसका एक बार फिर से डैश करो तो फिर क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ आ रहा है? आपने इसका डैश किया फिर डैश किया, तो आपने देखा ये वही आ गया जो ये था। अभी हमने बताया भी था आपको कि ए डैश का डैश करें तो ए, भाई किसी का 2 बार ट्रांसपोज करोगे, 2 बार घुमाओगे, वही आ जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है? जो प्रूफ करना है उसकी LHS पुटअप कर लो। LHS है क्या भाई? LHS है ए डैश का डैश इंटू बी बराबर क्या दिया बेटा? बराबर दिया है ए, बराबर एक रिजल्ट दिया है, वो आएगा तब देख लेंगे क्या दिया है। चलिए देखते हैं। ए डैश का डैश क्या है बेटा? ए डैश का डैश है 3 √3 2 4 2 0 4 2 0 और बी क्या है? बी है 0 0 1/2 एंड 1/4 0 1/8। अब हम इन दोनों की गुणा करा देंगे। गुणा कैसे होती भाई? रो उठाओ खड़ी करो, कॉलम से भिड़ा दो, यही तो तरीका है। रो उठाओ खड़ी करो, कॉलम से भिड़ा दो। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे। देखो 3 × 0 0, √3 × 0 0 और 2 × 1/2 2 × 1/2। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा। 3 × 1/4, 3 × 1 3 3/4, √3 × 0 0, फिर 2 × 1 2 2/8। इसे अगर सॉल्व भी कर ले तो 2 × 1 2 2 × 8 1/4 हो जाएगा। फिर फर्स्ट ये रो उठ करके दोनों से भिड़ गए, सेकंड रो दोनों से भिड़ गई, तो 4 × 0 0, 2 × 0 0, 0 × 1/2 0, 4 × 1/4, 2 × 0
2 गुणे 0 0, 0 इंटू 1/8 0। फिर इसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। ये 0 2 2 कट गया तो कितना आया, 1 आया। फिर 3/4 और 1/4, बोलो नीचे हर समान है, ऊपर जुड़ जाएगा 3 और 1, भाई 3 और 1 हो जाएगा 4/4, माने सीधी बात है 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये 0 0 0 जुड़ के 0 हो गया और ये 4 4 कट गया, 0 0 + 1 यानी 1। चेक कर लें क्या RHS यही आ रही है, एक बार देख लेते हैं इसको। अनसॉल्व्ड में जाकर चेक करा तो a डैश का डैश इंटू b बराबर हमको लाना था 1 1, ठीक है, 0 1, बिल्कुल सही आ रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन, अब तीसरे खत्म हो गए। चौथे क्वेश्चन में भी 2 2 नंबर के 4 प्रश्न होते हैं और सारे करने होते हैं। हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी संलग्न भुजाएं दे रखी हैं, i - j + 3k, 2i - 7j + k। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे अच्छा ये है क्या, ये भुजाएं हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम ये कहेंगे तुमसे, तुम्हें एक सूत्र याद होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर mod ऑफ a क्रॉस b। इस क्वेश्चन के लिए की पॉइंट ये है, अगर ये याद नहीं है तो नहीं लगेगा। पहले तो याद करो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है mod ऑफ a क्रॉस b। यहां वेक्टर ए वेक्टर भी भुजाएं हैं। अगर ये विकर्ण होते तब फॉर्मूला बदल जाता है। तब फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसके आगे 1/2 लग जाता है। अभी पिछले एक 5वें या चौथे सेट में एक सवाल आया था, उसमें विकर्ण दिए थे, तब फॉर्मूला क्या लगाया था हम लोगों ने, 1/2 mod ऑफ a क्रॉस b। तो फिलहाल तो भुजाएं दे रखी हैं, तो पहले a क्रॉस b की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 10 पढ़े होंगे तो a क्रॉस b निकालना आपको आता ही होगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। फर्स्ट रो में क्या करते हैं बताओ, i j k, फिर वेक्टर a के गुणांक 1 - 1 3, 1 - 1 3, वेक्टर a के गुणांक 1 - 1 3, वेक्टर b के गुणांक 2 - 7 1, 2 - 7 1। फिर r1 से विस्तार कर दो, i कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 1 1 कम 1 -1, फिर माइनस अपने पास से लगाओ। 7 3 21, -21 लिखेंगे तो क्या होगा, +21, माइनस j कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 1 1 कम 1, फिर माइनस अपने पास से, फिर 2 3 6, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है, +k कैप, फिर रो और कॉलम छिपाओ तो 7 1 कम 7, -7, फिर माइनस अपने पास से, फिर 2 1 कम 2, -2 यहां लिखेंगे तो हो जाएगा +2। 21 में से 1 जाएगा तो 20 i कैप, 1 में 6 गया -5, -5 के आगे माइनस आया तो प्लस का 5j कैप, और 7 में 2 जाएगा 5, लेकिन -5, -5k कैप। अब ये a क्रॉस b निकल आया बेटा, इसका मॉड निकाल लेते हैं। चलिए, इसका मॉड क्या होगा, तो 20 का वर्ग होता है बेटा 400, 5 का वर्ग 25 और 5 का वर्ग फिर से 25, -5 का वर्ग करो तब भी 25, 25 25 50 और 400 जुड़ेंगे तो 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, फिर फॉर्मूला लिखना कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है mod ऑफ a क्रॉस b, और mod ऑफ a क्रॉस b का मान हम लोगों ने निकाल लिया है √450। आप इतना छोड़ें तब भी सही है, आगे लिख देना वर्ग इकाई, या इसको थोड़ा ठीक किया जा सकता है। कैसे, इसे लिख सकते हैं 225 × 2 लिख सकते हैं ना भाई। आप 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, ऐसे ही समझ लो 225 का 2 गुना 450, और 225 का वर्गमूल हम जानते हैं 15 √2, लेकिन क्षेत्रफल है तो हमेशा ये जरूर लिखिएगा वर्ग इकाई। ये आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो गया 15 √2 वर्ग इकाई। अनसॉल्व्ड में चेक भी कर लें तो यही आ रहा है 15 √2 वर्ग इकाई, या √450 भी अगर कोई छोड़ देगा तो भी बिल्कुल सही है, और 15 √2 छोड़े तब भी बिल्कुल सही है, दोनों सही। चौथे का खा पाठ देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है उच्चिष्ट निम्निष्ट टॉपिक का। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हो अवकलन के अनुप्रयोग, उसमें एक टॉपिक था उच्चिष्ट निम्निष्ट। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं है, संख्याएं बदल दी गई हैं। आपकी किताब में 2 सवाल हैं, एक तो 18/18 वाला है और एक है 45/24 में, हमें लग रहा है 2 डिजिट में, ये तीसरा आ गया सवाल। ध्यान से सुनिए, स्टील की 3 मीटर × 8 मीटर, 3 मीटर × 8 मीटर की आयताकार चादर है। ये एक आयताकार चादर है, इसके हर कोने से x सेंटीमीटर लंबाई का वर्ग
काटकर ढक्कन रहित संदूक बनाया जाता है। क्या किया गया सुनो ध्यान से। इसके हर कोने से 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग काटकर निकाल दिया गया। ध्यान से कहानी समझो, हो क्या रहा है यहां। इसके हर कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, हर जगह से 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट करके निकाल दिया गया। निकाल दिया गया मतलब गायब कर दिया गया। तो कितना हिस्सा गायब कर दिया गया हम आपको वो पहले बता दें। तो कितना हिस्सा गायब कर दिया गया, देखिए ये इतना हिस्सा जो है ना, जितना रेड पोर्शन हम दिखा रहे हैं, इतना हिस्सा काट करके निकाल दिया गया। यहां से हटो, ये बेकार हो गया। इतना हिस्सा यहां से काट करके निकाल दिया, ठीक है जी। इतना हिस्सा यहां से ये काट करके निकाल दिया, अच्छा, और इतना हिस्सा यहां से काट करके निकाल दिया। ये चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर के भुजा के वर्ग काटकर निकाल दिए गए और फिर एक ढक्कन रहित संदूक बनाई गई। अगर आपको समझ आ रहा हो कैसे संदूक बनेगा, देखो इतना हिस्सा तो रेड पोर्शन है, काट के निकाल दिया। ये वाला हिस्सा ऐसे मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया ऐसे, ये वाला हिस्सा ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये खड़ा हो गया, उधर से ये खड़ा हो गया, इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, तो एक संदूक बन गया। लेकिन उसमें ढक्कन नहीं है, खुला संदूक बना है। जैसे मिठाई का डिब्बा आप देखते हो, तो कोने काट कर निकाल दो, इतना मोड़ दिया। क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। कह रहे हैं इस संदूक का अधिकतम आयतन निकालना है। इस संदूक का अधिकतम आयतन, तो बेटा एक बात बताओ, संदूक का आयतन ये क्या होगा, घनाभ होगा। इसका आयतन होता है LBH। क्या होता है, यानी हमें इसकी लंबाई चाहिए, इसकी चौड़ाई चाहिए, इसकी ऊंचाई तो x होगी। चाहिए क्या भाई, यही हिस्सा तो आप मोड़ रहे हो, x काटा था, x आपने मोड़ा, तो जो संदूक बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी बताओ, x होगी। लंबाई को समझ लिया जाए, पूरी लेंथ कितनी है 8, इधर से आप x मोड़ दोगे ऐसे तो x कम हो गई, इधर से x मोड़ दिया x फिर कम हो गई, तो टोटल लंबाई हो गई 8 - 2x। टोटल लंबाई कितनी हो गई 8 फिर से समझ लो, 8 था, इधर से x मोड़ दिया, इधर से x मोड़ दिया, तो 2x कम हो गए, 8 - 2x। चौड़ाई 3 थी, इधर से x मोड़ दिया, इधर से x मोड़ दिया, तो 2x कम हो गए, 3 - 2x। समझ में आ गया होगा। अब हम ये मान लेंगे कि संदूक का आयतन V है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा LBH। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है LBH। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 8 - 2x और चौड़ाई कितनी है 3 - 2x और हाइट कितनी है, आपने ऐसे मोड़ा, हाइट x है, हाइट कितनी है x। 8 - 2x 3x - 2x और x की गुणा कितनी 2x स्क्वायर। अब क्या करें, 8 तियां 24x, 8 दूनी 16x स्क्वायर, 2 तियां 6 माइनस के 6x गुणा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 4, 2 दूना 4 x स्क्वायर और x की गुणा हो गई x क्यूब। वैसे ये 2 नंबर लायक सवाल नहीं है, कहीं पर से भी पूछ लिया 2 नंबर में, 5 नंबर से कम का सवाल तो नहीं है ये। सबसे पहले लिखेंगे 4x क्यूब, 16 और 6 कितना होता है बेटा 22x स्क्वायर प्लस 24x। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ v। घात आगे आती है, उसमें से 1 कम हो जाता, 3 चक्कू 12, 3 में से 1 गया 2, 22 दूना 44 और 2 में 1 गया 1, फिर 24x का 1। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d2v ओवर dx स्क्वायर। 12 दूना 24x, 44x का 1 और 24 का 0। समझ में आया सबको। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना कहानी। ये लाइन क्या लिखी है, पढ़ो इसको। ये लाइन लिखी है v के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए।
v के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए dv ओवर dx बराबर 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दो। तो बेटा dv ओवर dx है क्या, 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 से कम 24 बराबर 0। इसे किससे भाग किया जाए, हमको लगता है 4 से हो रहा है भाग, तो दोनों तरफ 4 से भाग करो तो इक्वेशन कुछ हल्की हो जाए। तो 4 से बेटा हमने इसको भाग कर दिया, तो जब हम 4 से भाग करेंगे तब क्या होगा भाई, जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 तियां 12, 3x स्क्वायर, फिर 4 से भाग करो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 11x, फिर 4 से भाग करें तो 4 छंग 24 बराबर 0। अब फैक्टर करना है 6 तियां 18, 18 के फैक्टर करो कि जोड़ने पर 11 हो जाए, 6 तियां 18, 18 के फैक्टर करो जोड़ने पर 11 हो जाए, फैक्टर हो जाएंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी और 9 दो 11, तो 3x स्क्वायर 11x को लिख लेंगे 9x एंड 2x प्लस 6 बराबर 0। तो 9 और 2 हो जाएगा 11, इन दोनों में 3x कॉमन, x बचा, फिर x कॉमन 3 तिया 9, फिर -2 कॉमन तो चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा प्लस x, माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस और 2 तिया 6, x -3। अब x -3 पूरे में से कॉमन क्या हो जाएगा, 3x - 2 बराबर 0, x -3 पूरे में कॉमन, एक बार पहला फैक्टर 0 तो -3 उधर गया तो +3, एक बार दूसरा फैक्टर 0 तो 3x - 2 बराबर 0, -2 उधर गया +2 और x बराबर 2/3। x बराबर 3 संभव नहीं है, क्योंकि अगर x बराबर 3 होगा तो 3 दूना 6 और ये हो ही नहीं सकता है, 3 दूना 6 और 3 में 6 जाएगा -3, संदूक की लंबाई या चौड़ाई जो भी कह लो क्या वो माइनस में होगी भाई, 3 मीटर जब भुजाए तो 3 3 का कैसे काट लोगे, है ना, तो x बराबर 3 संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, x का एक दूसरा मान आया है उस वैल्यू पर, ये तो पॉसिबल केस ही नहीं है, दूसरा वैल्यू देखो, इस वैल्यू पर चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव का मान कैसा है। सेकंड डेरिवेटिव ये है बेटा, इसमें x का मान 2/3 रख दूं तो 24 गुणे 2/3, 24 गुणे 2/3 -44 एकम 44। अब इसे सॉल्व करेंगे, x का मान 2/3 रखकर देखो, 3 8 24, 8 दूनी 16, 16 में से 44 जाएगा तो 100% घटा के देखना ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि वो बड़ी संख्या है। अच्छा, ऋणात्मक आएगा तो चूंकि x बराबर 2/3 पर सेकंड डेरिवेटिव ऋणात्मक है, इसलिए x बराबर 2/3 पर v महत्तम कह दो या उच्चिष्ट कह दो या अधिकतम कह दो, x बराबर 2/3 पर v महत्तम होगा। तो हम लोगों ने ये तो प्रूव कर दिया कि अगर x का मान 2/3 है तो संदूक का आयतन महत्तम होगा। लेकिन एक बात और समझना, ये 3 क्यों नहीं है ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर सुन लो। ये 3 मीटर अगर चौड़ाई है तो यहां से आप 3 का वर्ग काट ही नहीं सकते। आप बताओ, कोई चादर ऐसी है जिसकी चौड़ाई 3 है, अब उसमें से 3 का ही अगर एक कोने पे वर्ग काट लोगे तो फिर संदूक कैसे बनेगा, तो 3 का तो काट ही नहीं सकते। इसीलिए इस पर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पॉसिबल केस नहीं है, संभव स्थिति है। लेकिन इन्होंने महत्तम आयतन पूछा है कि देखिए भुजा पूछा है, इसमें 2 तरीके का सवाल बनता है। एक बार ये भी पूछ सकते थे आपसे, बताओ काटे गए वर्ग की भुजा कितनी हो कि संदूक का आयतन महत्तम हो। अगर इतना पूछा होता यहीं पे छोड़ देते कि अतः काटे गए वर्ग की भुजा 2/3 मीटर होगी तो संदूक का आयतन महत्तम होगा। लेकिन इसमें इन्होंने अधिकतम आयतन पूछा है। तो अधिकतम आयतन कैसे निकलता है, जिस वैल्यू पर अधिकतम सिद्ध हुआ है वही वैल्यू उठा करके फंक्शन में रख दो और अधिकतम आयतन आ जाएगा। ऊपर देखिए सबसे 8 - 2 इंटू एक्स का मान 2/3, 3 - 2 एक्स का मान 2/3, एक्स का मान 2/3। समझिए एक्स का मान यहां पर आपने रख दिया 2/3, 8 - 2 इंटू 2/3, 3 - 2 इंटू 2/3, यहां पे भी 2/3। अब क्या होगा, 3 8 24 और 2 दूना 4,
बटे 3, 3 तिया 9 और 2 दूना 4 बटे 3 और 2 बटे 3। 24 में से 4 गए तो 20 बटे 3, 9 में से 4 गए तो 5 बटे 3 और आगे लिखा है 2 बटे 3। नीचे 3 से कोई कट रहा नहीं है। 20 पंचे 100 दूना 200 बटे 3 तिया 9 तिया 27, 200 बटे 27। मात्रक लिखोगे, चूंकि मीटर में है तो लिखोगे 200 बटे 27 मीटर स्क्वायर। 200 बटे 27 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर एक बार चेक कर लिया जाए। सॉरी, मीटर क्यूब होगा क्योंकि आयतन है ना। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर। क्षेत्रफल होता तो वर्ग मीटर में। हाँ, 200 बटे 27 घन मीटर, यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके गा पार्ट पे। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, पिछले सेट में रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आप अगर नहीं लग रहा तो वहां से देख सकते हैं। चौथे का गा कहां पर होगा? ये सेट नंबर 4 के छठे के काम है। अब देखिए, ये सेट वास्तव में बहुत टफ बनाया गया है, क्योंकि ये चौथे का खा आप ऐसे समझ लीजिए, ये कहीं पर से भी 2 नंबर के लायक प्रश्न नहीं, 5 नंबर के लायक है। और चौथे का जो गा है वो भी सेट नंबर 4 में छठे प्रश्न में, और छठे प्रश्न का मतलब वो 5 नंबर में होगा। वहां भी ये 5 नंबर में था, लेकिन यहां कितने नंबर में है? 2 नंबर में। तो कभी कभी ऐसा सेट आ जाता है कि 2 नंबर में 5 नंबर वाले सब रख दिए जाते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और शीर्ष ये दे दिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल OA, OB, OC, ABC जरा पॉइंट मिला लीजिए, क्या सही लिखे हमने? 1 1 1 1 2 3 2 3 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, और आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 1/2। मॉड के अंदर कोई भी 2 भुजाएं ले लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 मॉड के अंदर कोई भी 2 भुजाएं ले लो, AB AC AB BC BC AC, कोई 1/2 2 भुजाओं के क्रॉस का मॉड। अच्छा, जब बिंदु दिए होते हैं तो हम उससे स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। अगर A पॉइंट दिया है, इसमें I J K लगा दें तो ये A बिंदु का स्थिति सदिश हो जाएगा वेक्टर OA, दैट इज I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, I J K। OB क्या हो जाएगा? I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, I प्लस 2J प्लस 3K। OC क्या हो जाएगा? 2I प्लस 3J प्लस 1K, 2I 3J 1K। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले वेक्टर AB पर काम करेंगे। वेक्टर AB क्या होता है बेटा? OB माइनस OA। वेक्टर AB बराबर क्या होगा? OB माइनस OA। पहले बाद वाले के साथ हो, फिर पहले वाले के साथ हो। OB में OA घटाओ, घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। I में से I गया 0I, 2J में J गए J, और 3K में से K गया 2K। दिस इज वेक्टर AB। नाउ कम टू द वेक्टर AC। फॉर्मूला वही, पहले बाद वाले के साथ हो, फिर पहले वाले के साथ हो, माने OC माइनस OA। व्हाट इज वेक्टर OC? वेक्टर OC से OA घटाओ भाई, OC से OA घटाइए। 2I में से I जाएगा तो I, 3J में से J जाएगा तो 2J, और K में से K जाएगा तो 0K। ठीक बात। अब हम निकालेंगे वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। ये कैसे निकलता भाई? सारणिक विधि से निकलता है। फर्स्ट रो में क्या लिख लिया जाता है? I J K, फिर AB के गुणांक 0 1 2 0 1 2, फिर AC के गुणांक 1 2 0 1 2 0। हम यहाँ एक काम करेंगे, R1 से विस्तार कर लेंगे। किससे विस्तार करेंगे? R1 से विस्तार करेंगे। I कैप रो कॉलम छिपाओ, 1 इंटू 0 0 और 2 दूना 4, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह माइनस, अवयव J कैप रो और कॉलम छिपाओ, 0 इंटू 0 0 माइनस 1 दूना 2, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है? प्लस K कैप, फिर रो और कॉलम छिपाओ, 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 1 1, माइनस का 4I कैप, माइनस माइनस प्लस का 2J कैप, प्लस माइनस 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 का K कैप। दिस इज वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। अब हम इसका मॉड निकालेंगे बेटा, मॉड ऑफ AB क्रॉस AC। तो मॉड कैसे आएगा बताओ भाई? AB क्रॉस AC का इसका मॉड निकालो तो अंडर रूट में क्या होगा? -4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1,
16 4 20 और 1 21। अब यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला ये कहता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 मॉड ऑफ AB क्रॉस AC। मॉड ऑफ AB क्रॉस AC का मान क्या है? √21। तो फाइनल आंसर इज √21/2। चूंकि ये क्षेत्रफल है तो इसको लिखा जाएगा वर्ग इकाई में, ठीक है ना? क्षेत्रफल है तो इसको लिखेंगे वर्ग इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का फंक्शन एक दिया है कि 0 से π/2, इसकी डोमेन में 0 भी है क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा है, 0 भी है, 90 भी है, बीच के सारे एंगल हैं, यानी पहले चतुर्थांश के सारे एंगल हैं इंक्लूडिंग 0 एंड π/2। इससे R में मैपिंग है। फंक्शन क्या है? sin x। G एक दूसरी मैपिंग है, उसमें 0 से लेकर 90 तक सारे एंगल हैं इंक्लूडिंग 0 एंड π/2 आल्सो, क्योंकि क्लोज इंटरवल में लिखा है। इससे R में मैपिंग है। और gx क्या है? cos x। ये कह रहे हैं कि प्रूव करो कि f और g एक ही हैं। तो भैया f एक ही हो जाएगा क्योंकि उन्होंने डोमेन जो है फिक्स कर दिया है। f एक ही कैसे होगा? हम fa बराबर fb मान लेते हैं और fa की वैल्यू एक्चुअली हो जाएगी sin a, fb क्या है? sin b। वैसे तो sin a बराबर sin b पर a b बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुमको पता है sin 30 डिग्री और sin 150 अंश दोनों के मान बराबर होते हैं। आप sin हटा थोड़ी सकते हैं, 30 और 150 बराबर नहीं है, जबकि sin 30 1/2 होता है, sin 150 भी 1/2 होता है ना। लेकिन जब डोमेन हमारा फिक्स है कि 0 से 90 में है, तो 0 से 90 में ऐसा कोई एंगल नहीं जिसके दो वैल्यूज हम ले लें और मान बराबर हों। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि A एंड B, A and B both belong to 0 to π/2, इसलिए हम कह सकते हैं sin A बराबर sin B, तो A बराबर B, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि F एक ही है। FA बराबर FB पर A बराबर B आ गया, तो F एक ही है। अब क्या करें बेटा? अगली हेडिंग पड़ेगी G एक ही है। इसमें भी सेम कहानी चलेगी बेटा। मान लो हम ये ले लें GC, कह लो GA ही लिख लो, GA बराबर GB लेकर चलो। और GA जानते हैं क्या है? cos A एंड GB क्या है? cos B। cos वैसे नहीं हटा सकते क्योंकि बहुत सारे cos में ऐसे मान हैं जिनका मान बराबर, दो डिफरेंट एंगल मिलेंगे जिनके मान बराबर होते हैं। जैसे cos 30 का मान √3/2 होता है और 360 में 30 घटाएं तो cos 330 का मान भी हो जाएगा। cos 330 का मान निकाल के देखा जाए, 360 - 30 है ना, और cos 360 - थीटा चौथे में जाएगा तो cos 30 ही आएगा दोनों। जबकि इसमें cos हटा नहीं सकते क्योंकि 30 और 330 डिग्री बराबर थोड़ी होता है। लेकिन यहां पर कंडीशन है कि हमारा डोमेन जो है वो 0 से 90 तक ही है। तो फिर ये लिखेंगे चूंकि A एंड B both belong to the close interval 0 to π/2, then we can say A is equal to B। तो GA बराबर GB लेकर चले, A बराबर B आ गया, तो फिर हम ये कह सकते हैं G एक ही है। G is 1 मैपिंग। आगे इन्होंने एक बात और कही कि इसका एक और पार्ट है, कह रहे हैं प्रूव करो कि F प्लस G भी F प्लस G एक ही नहीं है। F प्लस G के बारे में बता दें आपको, F प्लस G आपने क्लास 11th में फंक्शन में सीखा होगा। कभी भी ये लिखा हो F प्लस जी एक्स, इसका मतलब होगा Fx प्लस जी एक्स, Fx प्लस जी एक्स। F प्लस जी एक्स का मतलब Fx प्लस जी एक्स होता है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? F प्लस जी 0 निकाल देंगे। निकालो आप जरा, F0 प्लस G0। बेटा F0 माने साइन 0 और Z0 मतलब cos 0, Z0 मतलब cos 0 और sin 0 0 और cos 0 1, तो 0 + 1 1 हो गया। आपने देखा F प्लस जी 0 की वैल्यू 1 आ गई। अब F प्लस जी π/2 निकालते हैं। चलो देखो फिर क्या निकलेगा, अभी रिजल्ट निकलेगा तब समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। F π/2 प्लस G π/2, तो F π/2 इज sin π/2। आप देखो
एफ पाई बाई टू इज साइन पाई बाई टू एंड जी पाई बाई टू इज कॉस पाई बाई टू। साइन 90 1 एंड कॉस 90 0। तो आपने देखा एफ प्लस जी पाई बाई टू की वैल्यू भी 1 आ गई, और हमने ये जो वैल्यू ली वो 0 और पाई बाई टू इस सेट के अंदर मौजूद है। तो अब ध्यान से सुनना आगे क्या कहानी होने वाली है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक साथ ले लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये देखोगे कि f प्लस जी 0 का मान f प्लस जी पाई बाई टू के बराबर है। हम ये कहना, इसे आप f कहो, इसे क्या कहो f, इसे भी f ही कहो, जब इसे f कहोगे सेम वैल्यू है। तो एफ ए बराबर एफ बी है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। आप समझो, एफ ए बराबर एफ बी, ये ए है ये बी है, ये तो एफ कहोगे तो वो दोनों एक जैसे हैं। एफ ए बराबर एफ बी, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। एफ ए बराबर एफ बी पर अगर ए बराबर बी हो तभी एक एक ही होता है, वरना एक एक ही नहीं होता है। तो लिख देंगे अतः एफ प्लस जी एक एक ही नहीं है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है।